नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका प्रोटोन टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें बात की थी अपने इंडक्टर के बारे में, और इंडक्टर को आपने काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। लेकिन उसमें जो उनकी कार्य प्रणाली थी इंडक्टर की, इंडक्टर किस चीज़ को रोकता है, किस चीज़ को आगे जाने देता है, उसी से संबंधित अपन आज पढ़ने वाले हैं। अब किस चीज़ को रोकेगा इंडक्टर, ये आपको पता है, अपने लास्ट वीडियो में बात की थी किस चीज़ को रोकेगा। तो करंट किस चीज़ को रोकता है, धारा को, और जाने किसको देता है, वोल्टेज को। क्यों रोकता है ये भी मैंने आपको बता दिया था, किस कारण से रोकता है ये भी उसको मैं बता दिया था। लेकिन फिर भी एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि जो इंडक्टर है उसमें जो इंडक्टेंस होता है वो काम क्या करता है, धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, इंडक्टेंस। जो धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है आपका इंडक्टेंस कहलाता है। अब बात यह है कि एक इंडक्टर है और एक प्रतिरोध है। मैंने लास्ट वीडियो में और लास्ट टाइम में आपको कहा था कि एक इंडक्टर में स्टार्टिंग करंट का मान कितना होता है, 0। और अंतिम अवस्था में अगर बात करेंगे अपन, स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगा, लास्ट अंतिम अवस्था पहुंच जाएगा आपका, उस कंडीशन में करंट का मान कितना होगा, मैक्सिमम। स्टार्टिंग अवस्था में 0 और मैक्सिमम अवस्था में कितना होगा, अनंत। मतलब जहां पे भी अनंत का मतलब है जितना वो मैक्सिमम पहुंच जाता है, जितनी भी उसकी मैक्सिमम करंट है वो वहां पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो करंट धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन एक अगर प्रतिरोध की बात करें, सप्लाई देते हैं किसी प्रतिरोध को, तो क्या होता है, क्या वो धीरे धीरे अपनी करंट बढ़ाता है, क्या धीरे धीरे करंट घटाता है, नहीं। वो क्या करता है, एक साथ अपनी करंट बाहर लेगा। जैसे ही मैंने किसी प्रतिरोध में, अगर अपन सप्लाई देते हैं, यहां पे एसी सप्लाई दी, तो यहां पे इस सर्किट में बहने वाली धारा अगर 10 एम्पियर है तो वह तुरंत 10 एम्पियर बह जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ना तो कोई विरोध करने वाला है, परिवर्तनों का विरोध करने वाला है, ना कोई वोल्टेज का विरोध करने वाला है, ना कोई धारा का विरोध करने वाला है। मतलब कहने का मतलब, जैसे आपने सर्किट ऑन किया, इसका सर्किट ऑन करते ही क्या हुआ, इसमें जो धारा बहनी थी मैक्सिमम वो धारा इसमें बह जाएगी। लेकिन एक इंडक्टर में ऐसा नहीं होता है, ये आपको पता है। इंडक्टर में अगर अपन सप्लाई देते हैं, अगर आपने एसी सप्लाई दे दी इंडक्टर में, तो फिर इंडक्टर में मैक्सिमम करंट अगर मान लो इस परिपथ में 10 एम्पियर बह रही है, तो स्टार्टिंग अवस्था में पहले ही सेकंड में जैसे ही आपने परिपथ को ऑन किया, ऑन करते ही आपकी 10 एम्पियर धारा इसमें नहीं बहेगी। जबकि अगर प्रतिरोध की बात करें, सर्किट में जैसे ही अपन क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, 10 एम्पियर धारा, मैक्सिमम धारा जो है वो बह जाएगी। इसमें क्या होगा, पहले 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब धीरे धीरे करंट बढ़ेगी। क्यों, ये वही कारण है। अभी मैंने कहा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस काम क्या करता है, धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। तो ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अब अपन पढ़ने वाले हैं इंडक्टर की चार्ज अवस्थाएं। एक विशेष क्वेश्चन है ये, एक इंडक्टर कितनी अवस्थाओं में चार्ज होता है, कितनी अवस्था में डिस्चार्ज होता है, और चार्ज का मतलब यह है कि वो चार्ज बार बार अलग अलग समय स्थिरांक पे मान क्यों बढ़ाता है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अलग अलग मान, अलग अलग जगह पे मान अलग अलग क्यों आते हैं, इसका आंसर अभी आपको मैंने दे दिया है। क्योंकि एक इंडक्टर क्या होता है, धारा को धीरे धीरे बढ़ने देता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन कैपेसिटर की बात करें तो किसको, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ने देता है। तो एक कैपेसिटर भी एक नियत समय में चार्ज होता है, जबकि इंडक्टर भी एक नियत समय में चार्ज होता है। वो नियत समय कितना है, कितने समय स्थिरांक में चार्ज होगा, वो है आपका 5 समय स्थिरांक। तो एक इंडक्टर है वो आपका 5 समय स्थिरांक में चार्ज होता है, और 5 समय स्थिरांक में क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इंडक्टर, ठीक है। अब इंडक्टर 5 समय स्थिरांक में चार्ज तो होगा, लेकिन किस रूप में चार्ज को अपने पास रखेगा, किस रूप में रखता है अपने पास चार्ज, विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में। यह आपको पता है कि एक इंडक्टर किस रूप में अपने पास एनर्जी को स्टोर रखता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एक इंडक्टर अपनी एनर्जी स्टोर करता है। ऐसा क्यों होता है, अपन यही क्यों कहते हैं कि एक इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एनर्जी स्टोर क्यों करता है। तो इसका आंसर यह है कि अगर किसी परिपथ में या किसी लाइन में या किसी तार में अगर केवल वोल्टेज है, तो वोल्टेज के साथ कौन आता है, विद्युत क्षेत्र आता है। और अगर धारा की बात करते हैं, अगर उसी परिपथ में अगर धारा बह रही है, इसका मतलब उस तार के चारों तरफ बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का रहेगा,
दोनों। अगर मान लो इस भी तार में केवल वोल्टेज है तो वोल्टेज के कारण इसके चारों तरफ बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा? विद्युत क्षेत्र प्रकार का विद्युत क्षेत्र रहेगा, अगर केवल वोल्टेज है तो। लेकिन अगर इस परिपथ में धारा भी बह रही है या इस तार में अगर धारा बह रही है तो इसके चारों तरफ बनने वाला आपका जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, जो भी क्षेत्र रहेगा वो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों इसमें रहेगा। अगर धारा है तो वो वोल्टेज के कारण कौन आता है? वोल्टेज के कारण आएगा आपका विद्युत क्षेत्र, और करंट के कारण कौन आएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अगर दोनों है तो दोनों उसमें मौजूद रहेंगे। ये आपका पूछा गया सवाल है। अगर किसी चालक तार में अगर धारा बह रही है, इसका मतलब उस चालक तार के चारों तरफ बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा? चुंबकीय क्षेत्र प्रकार का, विद्युत क्षेत्र प्रकार का, या दोनों? तो इसमें आंसर आएगा आपका दोनों, क्योंकि चालक तार में विद्युत क्षेत्र भी बन रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी, क्योंकि इसमें धारा बह रही है। और धारा किसके कारण बह रही है? जब उसमें वोल्टेज है तभी तो धारा बह रही है। इसका मतलब दोनों क्षेत्र रहेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं कि एक इंडक्टर है वो किस रूप में एनर्जी को स्टोर रखता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। क्यों रखता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में क्यों रखता है? क्योंकि जो आपका इंडक्टर है वो किस चीज को रोक रहा है? किस चीज का विरोध करता है? धारा का। अगर धारा इंडक्टर में रुक गई, इसका मतलब है कि धारा के कारण किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र, मतलब किस प्रकार का क्षेत्र आएगा? चुंबकीय क्षेत्र प्रकार का। ठीक है। कैपेसिटर की बात करते हैं तो किस चीज को रोकता है? वो वोल्टेज को। इसलिए वहां पे अपन बोलते हैं कैपेसिटर किस रूप में एनर्जी स्टोर करता है? तो विद्युत क्षेत्र के रूप में। जबकि एक इंडक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि वह धारा का विरोध करता है, धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो आपका इंडक्टर है वो कितने समय स्थिरांक में चार्ज होगा? तो अपन ये कहते हैं कि एक इंडक्टर है वो 5 समय स्थिरांक में, 5 समय स्थिरांक में क्या होता है? चार्ज होता है। और 5 समय स्थिरांक में ही क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। तो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों का आंसर क्या आएगा आपका? चार्ज और डिस्चार्ज दोनों का आंसर आएगा आपका 5। चार्ज और डिस्चार्ज कितने समय में होगा? 5 समय स्थिरांक में वो चार्ज हो जाएगा और 5 समय स्थिरांक में ही क्या हो जाएगा? वो डिस्चार्ज। लेकिन उसका अगर अपन डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम इस प्रकार का उसका अपन को मिलता है। अगर अपन चार्ज की बात करते हैं तो किस किस के मध्य अपन बात कर देंगे? समय स्थिरांक और चार्ज। और चार्ज का मतलब है धारा बढ़ रही है आपकी समय के साथ साथ। तो जो अपन लेंगे मान यहां पे वो समय के साथ अपन यहां दिखा देंगे। 5 समय स्थिरांक में ले लेता हूं यहां पे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां समय स्थिरांक। यहां पे मैंने लिखा है टी, नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है मैंने टी मतलब टाउ। ठीक है, इसका मतलब होता है टाउ इसका। और टाउ जो होता है इसको अपन कहते हैं समय स्थिरांक। समय स्थिरांक ये आपका टाउ होता है। और टाउ जो निकालते हैं इंडक्टर में, टाउ बराबर होता है आपका L/R। जहां L का मतलब क्या होता है सभी जानते हैं। अगर L आ गया वो आपका क्या है? इंडक्टर है। और R का मतलब प्रतिरोध। एक इंडक्टर में कितना उसका इंडक्टेंस है, कितना उसका प्रतिरोध है, उसके आधार पे अपन क्या निकाल लेते हैं? उसका टाउ का मान, समय स्थिरांक का मान निकाल लेते हैं। पूछा गया सवाल है कि समय स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा ये इंडक्टर में? तो क्या होता है? टाउ बराबर L/R। मैं यही बात कर लेता हूं कैपेसिटर की। कैपेसिटर भी वही आपका समय स्थिरांक में चार्ज होता है। तो कितने समय स्थिरांक में? 5 में। लेकिन उसमें भी समय स्थिरांक होता है टाउ, जिसका मान अपन निकालते हैं टाउ बराबर C/R। उसमें अपन C का मतलब कैपेसिटेंस से लेंगे और R का मतलब प्रतिरोध से। तो अगर इंडक्टर की बात करते हैं तो फिर आपका L/R आएगा। और अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो C/R। तो ये तो थी अपने समय स्थिरांक की बात। कितने समय स्थिरांक में चार्ज होता है? 5 में। किस किस के मध्य अपन ग्राफ बनाएंगे यहां पे? समय स्थिरांक के मध्य और दूसरा है धारा के मध्य, मैक्सिमम करंट के मध्य। तो करंट और समय के सापेक्ष अपन ने ग्राफ बनाया। जो इंडक्टर आपका धीरे धीरे चार्ज हो रहा है उसको कह दिया अपन ने 5 समय स्थिरांक। अब अपन ये कहते हैं कि 5 समय स्थिरांक में, पहले समय स्थिरांक में कितना चार्ज होता है कैपेसिटर अपना इंडक्टर? 63.2%। ठीक है। दूसरे समय स्थिरांक में कितना होगा? 85.46%। तीसरे समय स्थिरांक में कितना होगा? 95%। चौथे में 98.10
और पांचवें समय स्थिरांक में कितना होगा 99.33। ये है पांच समय स्थिरांक 63.2, 85, 85.46, 95, 98 और 99। मतलब पांच समय स्थिरांक अगर डायरेक्ट है इसको अपन लेते हैं तो 63 है, 85 है, 95 है, 98 है और 99 है। ये पांच समय स्थिरांक में चार्ज होता है। अब इसका मतलब क्या होता है पांच समय स्थिरांक में चार्ज होने का मतलब, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि पांच समय स्थिरांक में चार्ज होता है, तो वो किस प्रकार होता है। अगर मान लो कि पहले समय स्थिरांक में जैसे आपने सप्लाई दी तो अपन ये बोलेंगे कि पहले समय स्थिरांक में वो कितना चार्ज होगा। तो कितना चार्ज होगा किसके आधार पर निकालते हैं अपन, मैक्सिमम करंट के आधार पर। उस परिपथ में कितनी मैक्सिमम करंट बह सकती है। अंतिम अवस्था में अगर 20 एम्पीयर बह रही है, 40 एम्पीयर बह रही है या 50 एम्पीयर बह रही है, जितनी भी बह रही है उस मैक्सिमम करंट का अपन निकाल लेंगे। अगर पहले समय स्थिरांक की बात करते हैं तो 63.2% या 63% धारा उसमें बहती है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आपके क्वेश्चन आपका आ गया कि अगर किसी इंडक्टिव परिपथ में 20 एम्पीयर की धारा बह रही है, मैक्सिमम करंट का मान कितना है 20 एम्पीयर। किसी इंडक्टिव परिपथ में अगर 20 एम्पीयर धारा बह रही है तो इंडक्टर तीसरे समय स्थिरांक में कितना चार्ज होगा या उसमें कितनी धारा आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है, अगर धारा 20 एम्पीयर बह रही है किसी इंडक्टिव परिपथ में, इसका मतलब उसमें मैक्सिमम करंट का मान कितना है आपका 20 एम्पीयर। और वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरे समय स्थिरांक में उसके कितनी धारा स्टोर हो जाएगी, कितनी धारा आ जाएगी। तो कितनी आएगी यहां से अपन निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मैक्सिमम करंट है 20, तीसरे समय स्थिरांक में आपको याद होना चाहिए कितना परसेंट धारा आ जाती है, कितना परसेंट आपका इंडक्टर चार्ज हो जाता है 95%। तो यहां से अगर अपन निकालेंगे तो मान कितना आ जाएगा, इसमें काटते हैं 19 एम्पियर। टोटल धारा का मान कितना है आपका 20 एम्पियर, लेकिन जैसे ही वो तीसरे समय स्थिरांक में पूछेगी आपकी 19 एम्पियर आएगी। फिर इसी प्रकार अपन चौथे के लिए निकाल सकते हैं और पांचवे के लिए। कभी भी एक आपका इंडक्टर है फुल्ली चार्ज नहीं होता है, 100% चार्ज नहीं हो सकता, चाहे आपका कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, उसमें कुछ पॉइंटों का अंतराल रहता है। जैसे अपन यहाँ पे लिखा 99.33, तो इसको अपन 100% क्यों नहीं लिखते, क्योंकि कभी 100% वो चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि वह शुद्ध इंडक्टर नहीं है। ऐसे ही अपन कैपेसिटर की बात करें तो वो भी क्या होता है आपका 100% चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वह भी आपका एक शुद्ध कैपेसिटर नहीं है। तो ये आपकी पांच समय स्थिरांक किस प्रकार अपन इसको निकालते हैं। क्वेश्चन के बारे में आपको पता लग गया होगा। जो भी आपको धारा दे, जो भी करंट देगा, उसका मैक्सिमम आपको मान निकालना पड़ेगा, और मैक्सिमम से जिस भी समय स्थिरांक के लिए पूछेगा वह समय स्थिरांक के साथ इसमें परसेंटेज दे रखी है कि कितने समय स्थिरांक में आपका कैपेसिटर, आपका इंडक्टर चार्ज हो रहा है, तो उस प्रतिशत को लेके यहां पे अपन डायरेक्ट गुणा कर देंगे। जैसे अभी यहां अपन ने कहा 19 एम्पियर आ गई, तीसरे समय स्थिरांक में 95% चार्ज हो जाएगा, फिर 8.10 चौथे समय स्थिरांक में, और पांचवें समय स्थिरांक में 99.3। तो ये तो थी एक चार्ज की बात। अगर अपन बात करते हैं इसी से, ये चार्ज तो हो गया, लेकिन चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा यही अपन देख लेते हैं एक बार, कि ये जो निकालते हैं इसमें फॉर्मूला क्या रहता है चार्ज निकालने का। तो करंट है I बराबर I मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर T अपॉन टाउ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी भी इंडक्टर में अगर अपन चार्ज अवस्थाएं निकालते हैं, यह आपका आया मान 63.2%, यह आया आपका 85%। तो ये कहां से आया, ये अपन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। आई मैक्सिमम करंट 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी अपॉन टाउ। जहां मैंने टी के बारे में बात कर ली, टी का मतलब समय और टाउ का मतलब समय स्थिरांक, जो आपको टाउ बराबर एल अपॉन आर उसमें दे रखा है। तो किसी भी इंडक्टर की अपन बात करते हैं तो जो चार्ज का फॉर्मूला होता है, ये जो मान आते हैं 5 समय स्थिरांक आता है चार्ज, वो चार्ज को अपन निकालते हैं। करंट कितनी करंट उसमें स्टोरेज हो रही है उसको आपने निकाल लिया। आई बराबर आई मैक्सिमम करंट माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी अपॉन टाउ। ये भी अपने फॉर्मूला लिखा था। ये है चार्ज अवस्था में 5 समय स्थिरांक में निकाला 63.85 है, 98, 99, ये मान कहां से आते हैं, वो इसी से आते हैं। ठीक है, तो ये तो चार्ज की बात थी। इसी को अगर अपन आगे सोल्व करते हैं, क्योंकि टाउ का मान अभी अपने लिखा, टाउ बराबर क्या होता है एल अपॉन आर। जो समय स्थिरांक है आपका वो एल अपॉन आर होता है। तो अगर इसको अपन वापस यहां रखते हैं तो आई मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी अपॉन, और टाउ की जगह आपने लिख दिया एल बटा आर।
तो आर कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये आपका जो इक्वेशन है वो बन जाएगी आई मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस के आर इंटू टी बटा एल। यह आपका एक फॉर्मूला बन गया चार्ज का, करंट निकालने का किसी भी इंडक्टर में। आई बराबर आई मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस के आर इंटू टी अपॉन एल, क्योंकि यहां से टाउ का मान आपने रख दिया एल अपॉन आर। तो आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, इससे और कुछ नहीं करना। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इस किस के माध्यम से अपन निकालते हैं चार्ज अवस्था में जो आपका इंडक्टर है उसका चार्ज अवस्था में मान किस प्रकार निकालते हैं, इसका किस प्रकार का उसका फॉर्मूला होता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। जहां पे ई की अगर अपन बात करें तो ई का मान होता है आपका 2.718, ये मान होता है ई का। और ये मान रख के अपन जो भी अपन ने अभी निकाला है 63% है आपका, 85% है, 96% है, 98 है, 99 है, ये जो सारे मान आते हैं वो इसी से अपने पास आते हैं, इसी फॉर्मूले से। तो ये तो थी चार्ज की अवस्था। चार्ज में अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कितने समय स्थिरांक में चार्ज कर देते हैं उसको, 5 समय स्थिरांक में उसको अपन चार्ज कर देते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज प्रक्रिया में क्या होता है, वही आपका समय आएगा 5 समय स्थिरांक। अगर अपन फॉर्मूले की बात करें, सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, तो जो डिस्चार्ज अवस्था रहेगी वो बनेगी आपके किस किस के मध्य, समय स्थिरांक तो आएगा क्योंकि समय के आधार पे वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहां पे मैं एक्स एक्स पे ले लेता हूं समय स्थिरांक टाउ, मतलब समय के साथ ले लिया इसको, और ये आएगा वोल्टेज के अनुसार मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब डिस्चार्ज अवस्था में उसके पास कितनी वोल्टेज बचेगी। तो उसका डायग्राम आपका इस प्रकार का आ जाएगा, मतलब पहले समय स्थिरांक में, दूसरे समय स्थिरांक में, तीसरे में, चौथे में और पांचवें में। यह हो गया आपका पहला समय स्थिरांक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा समय स्थिरांक। ठीक है, पहले समय स्थिरांक में कितनी उसमें वोल्टेज बचती है, तो उसका आंसर आता है आपका 37%। दूसरे में है आपका 14%, फिर तीसरे में 5%, 2% और 1%। मतलब इस प्रकार पहले समय स्थिरांक में आपके पास जैसे ही वो डिस्चार्ज होगा उस कंडीशन में कितनी परसेंटेज वोल्टेज बचेगी उसमें, 37%। ठीक है, और ये भी धीरे धीरे क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, क्योंकि एकदम से वो ना तो चार्ज होता है और ना ही क्या होता है वो डिस्चार्ज होता है। तो पहले 37, फिर 14, फिर 5, फिर 2, फिर 1, इस प्रकार। और कभी भी उसमें फिर ये नहीं कि उसमें पूरा खाली हो जाएगा। अगर कोई इंडक्टर आपने चार्ज लगा दिया तो वो पूर्णतः चार्ज भी नहीं होगा, अगर उसको डिस्चार्ज करना चाहेंगे तो पूर्णतः डिस्चार्ज भी नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ उसमें बच जाएगा। तो लास्ट में आपका 1% है, इससे भी कम हो सकता है, लेकिन पूरा आपका इंडक्टर डिस्चार्ज नहीं हो सकता। तो यह है आपकी डिस्चार्ज की प्रणाली, जो वोल्टेज और किस किस के मध्य बनती है, समय स्थिरांक के मध्य। अब इसका जो फॉर्मूला है, जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, वोल्टेज का मान है आपका जो बची हुई वोल्टेज है, तो मैक्सिमम वोल्टेज आपका V मैक्सिमम E की पावर माइनस का R T अपॉन L, वही अपन ने बात की थी अभी, उसमें 1 माइनस आ गया था, इसमें केवल है V बराबर V मैक्सिमम E की पावर माइनस का R इंटू टी अपॉन एल। ये होता है फॉर्मूला आपका डिस्चार्ज का। केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है और इसी के माध्यम से अपन निकालते हैं कि मान 37% आया, 14 आया, 5 आया, तो अपन इसी फॉर्मूले के माध्यम से निकालते हैं। और E का मान भी यहाँ पे वही रहेगा आपका 2.718, ये आपका E का मान रहेगा। तो यहां से कोई वैसे सवाल नहीं बनता है कि E का मान नहीं पूछता है, वो केवल इतना पूछ सकता है कि डिस्चार्ज अवस्था में फॉर्मूला क्या होता है। और इसमें अपन वही बात करेंगे, अगर कुल वोल्टेज का मान आपके पास कितना है, 200 वोल्ट है, मैक्सिमम वोल्टेज आपका 200 वोल्ट है, तो वो कह देगा कि दूसरे समय स्थिरांक में, तीसरे समय स्थिरांक में वोल्टेज का मान कितना बचेगा। तो कितना आएगा आपका, अगर अपन तीसरे समय स्थिरांक की बात करेंगे तो 5% है, तो 5/100 कितनी वोल्टेज बचेगी इसमें, 10 वोल्ट। तीसरे समय स्थिरांक की बात करेंगे 10 वोल्ट ही बचेगी 200 में से। मतलब आपका जो इंडक्टर है वो डिस्चार्ज हो रहा है, और धीरे धीरे डिस्चार्ज किस प्रकार हो रहा है, पहले 200 थी मैक्सिमम, फिर उसके बाद में डायरेक्ट सबसे पहले समय स्थिरांक की बात करेंगे तो 37% उसमें वोल्टेज बचेगी, फिर 14%, फिर 5, फिर 2, फिर 1, इस प्रकार धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होता है। तो मेन क्वेश्चन क्या है कि इंडक्टर कितने समय स्थिरांक में चार्ज होगा आपका, 5 में। चाहे चार्ज की बात करें चाहे वो डिस्चार्ज की बात करें, 5 में ही होगा। फिर इसका दूसरा सवाल बनता है कि वोल्टेज दे देगा या धारा दे देगा, फिर बोलेगा कि इस समय स्थिरांक में कितना आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, सॉरी इंडक्टर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, वो आपको मान देके रखेगा और इस प्रकार आपको पूछ लेगा। तो ये तो थी डिस्चार्ज की प्रक्रिया। और इससे पहले जो अपन ने पढ़ा वो क्या था, चार्ज की प्रक्रिया, यह आपकी चार्ज वाली प्रक्रिया है।
ठीक है, तो ये दोनों बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी किस प्रकार आपका इंडक्टर एक चार्ज होता है और बार बार चार्ज की बात अपन क्यों करते हैं, धीरे धीरे अपन क्यों बता रहे हैं अपन बार बार आपका इंडक्टर है वो पहले समय स्थिरांक में दूसरे समय स्थिरांक में, क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे चार्ज होता है। धीरे चार्ज होने का मतलब है कि उसमें जो इंडक्टेंस है वो क्या करता है, धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। तो विरोध करेगा तो जो भी ग्रोथ होगी वो धीरे धीरे होगी, इंस्टेंट नहीं होगी उसमें। जैसे अपन ने प्रतिरोध में कहा कि एकदम से अगर प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध में एकदम से मैक्सिमम करंट बह जाती है सर्किट में, लेकिन एक इंडक्टर में धीरे धीरे करंट अपनी मैक्सिमम अवस्था को प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये तो थी अपने चार्ज और डिस्चार्ज की बात। ठीक है, दोनों ग्राफों को अपन क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। अगर दोनों ग्राफों को एक जगह लिखेंगे अपन तो ये किस प्रकार के ग्राफ दिखेगा अपन को। यहां से अगर अपन चार्ज की बात कर रहे हैं और डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, ये होगा आपका डिस्चार्ज। ये हो गया आपका पहला समय स्थिरांक, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये 3 समय स्थिरांक हो गया आपके पास, पहला 2 टाउ, 3 टाउ, 4 टाउ और 5 टाउ। अपन ने क्या करते हैं, दोनों को लिख लिया। ये वाला जो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं, आई बराबर आई मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस के आर इंटू टी अपॉन एल। और अगर अपन इस फॉर्मूले की बात करें जो अपने पास इस प्रकार आ रहा है डिस्चार्ज वाले का, तो इसका आएगा V बराबर V मैक्सिमम E की पावर माइनस का R T अपॉन L। ये हो गया आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला जिसमें अपन डिस्चार्ज में कितना % रहता है, और ये हो गया आपका चार्ज का। तो डिस्चार्ज की अपन बात करें तो कितना कितना आएगा, अभी अपन ने पढ़ा है डिस्चार्ज में कितना कितना आएगा। पहले समय स्थिरांक में कितना आपका 37%, दूसरे समय स्थिरांक में कितना आएगा आपका, यहां पे बात करें अपन 14%, 5%, 2% और 1%। ये हो गया आपका डिस्चार्ज का। अगर अपन चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज के कितने कितने हैं उसमें, पहले में कितना था आपका 63.2%। इसको प्रतिशत को अपन रहने देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे 63%, 85%, 96%, 98 और 90। ठीक है, इस प्रकार अपन ये चार्ज हो गया आपका और ये वाला हो गया डिस्चार्ज। तो जैसे अगर अपन करंट का मान कम है तो यहाँ पे धारा आपकी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही वोल्टेज का मान धीरे धीरे गिरेगा, वहां पे अगर अपन देखें किसी इंडक्टर की कार्यप्रणाली में कि वोल्टेज का मान ज्यादा होता है तो धारा का मान क्या होता है, कम। और जब धारा बढ़ जाती है तो वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, कम। तो यहाँ पे अगर धारा बढ़ रही है तो देखो वोल्टेज आपकी यहाँ पे से गिर रही है। यहाँ से अपन समझ सकते हैं एक बात को। बाकी ये वो कंडीशन दिखा रहा है चार्ज और डिस्चार्ज की, जो 5 समय स्थिरांक में चार्ज और डिस्चार्ज होता है। तो ये चीज अपन ने पढ़ लिया आज, चार्ज और डिस्चार्ज, केवल चार्ज और डिस्चार्ज। चार्ज और डिस्चार्ज क्यों होता है इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर में विरोध होता है। इंडक्टेंस क्या करता है, विरोध करता है धारा में होने वाले परिवर्तनों का, इसलिए वो ना तो धीरे धीरे उसको बढ़ने देता है और ना ही धीरे धीरे उसको जाने देता है, बिल्कुल आराम से पकड़ के रखता है। जैसे जैसे आपका इंडक्टर डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे आपकी धारा का मान भी कम होता रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे इंडक्टर का इंडक्टेंस में क्या होता है कि इंडक्टर अगर चार्ज होता रहेगा तो धीरे धीरे आपका चार्ज और आपके जो मैक्सिमम वैल्यू वहां तक वो पहुंच जाएगा। तो ये तो थी आपके इंडक्टर की बात। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इसमें कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, इस प्रकार आप इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। जो भी मान देगा आपका करंट का है या वोल्टेज का है तो करंट और वोल्टेज दे के रखेगा, पूछ लेगा किस समय स्थिरांक में मान कितना होगा। ठीक है, तो ये अपने चार्ज और डिस्चार्ज अपना कंप्लीट हो चुका है। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद।